डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी सेमेस्टर सेकंड के पेपर 9th डेवलपमेंटल बायोलॉजी की यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें प्री फॉर्मेशन थ्योरी एंड एपिजेनेसिस के विषय में चर्चा करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर राजेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। नाउ we take historical review of एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का नॉलेज 19th सेंचुरी में मैथियास जैकब शील्डन एंड थियोडर स्वान द्वारा प्रतिपादित सेल थ्योरी की स्थापना के पश्चात संभव हुआ। इसलिए एम्ब्रियोलॉजी के इतिहास का अध्ययन 2 स्टेप्स में किया जा सकता है, एंशिएंट पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। एंशिएंट पीरियड अर्थात प्राचीन काल, जिसमें पुरातन विचार और ग्रीक थॉट्स, यूनानी विचार को सम्मिलित किया जा सकता है। पुरातन विचार के अनुसार इजिप्शियस अर्थात मिस्र वासियों ने एम्ब्रियो फॉर्मेशन और ग्रोथ के संबंध में विचार प्रस्तुत किए और गर्भपात एवं गर्भ निरोध के उपायों का उल्लेख किया। भारतीय धर्मशास्त्र ग्रंथों में नए प्राणियों की उत्पत्ति की 3 विधियों का उल्लेख, जिनमें अंडों द्वारा, सजीवों द्वारा और बीज अर्थात जर्म द्वारा प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 2nd एंड 3rd सेंचुरी की भारतीय पुस्तक सुश्रुत संहिता में माता के गर्भ में मानव शिशु के परिवर्तन का वर्णन मिलता है। दार्शनिक एनेक्सिमेंडर ने बताया कि सजीवों की उत्पत्ति मॉइस्ट एलिमेंट या नम तत्वों से होती है। ग्रीक थॉट्स अर्थात यूनानी विचार के अंतर्गत एम्पिडोकल्स दार्शनिक ने बताया कि भ्रूण की उत्पत्ति आंशिक रूप से नर व आंशिक रूप से मादा द्वारा होती है। हिप्पोक्रेटस ने चिक एम्ब्रियो के परिवर्तन का वर्णन किया। एरिस्टोटल ने चिक और अनेक प्राणियों के परिवर्तन का वर्णन डी जनरेशन एनिमल कूलम नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया। अरस्तु को फाउंडर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी माना जाता है, जिनके अनुसार मादा प्राणी द्वारा भ्रूण निर्माण हेतु पदार्थ उपलब्ध कराया जाता है और नर प्राणी द्वारा प्रदत्त स्पर्म भ्रूणीय विकास का प्रारंभ व निर्देशन करता है। उसके अनुसार अंडा अनडिफ्रेंशिएटेड होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद डिफ्रेंशिएशन प्रारंभ हो जाता है तथा व्यवस्थित रूप से परिवर्तित होकर वयस्क में बदल जाता है। अरस्तु के यह विचार एपिजेनेसिस को प्रमाणित करते हैं। परिवर्तन के संबंध में अरस्तु के सिद्धांत विलियम हार्वे की पुस्तक एक्सरसाइटेशंस डी जनरेशन एनिमल कूलम में वर्णित एक्स ओमनिया अर्थात सभी प्राणियों की उत्पत्ति अंडों के द्वारा होती है से मिलता है। नाउ मॉडर्न पीरियड और आधुनिक काल। माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के पश्चात परिवर्तन के संबंध में अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिनमें मुख्य रूप से है प्री फॉर्मेशन थ्योरी अर्थात पूर्व रचना सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस अर्थात अनुजनन सिद्धांत, बियर्स लॉ, बियर का नियम, रिकैपिचुलेशन थ्योरी अर्थात पुनरावर्तन का सिद्धांत, जर्म लेयर कॉन्सेप्ट अर्थात जनन स्तर अवधारणा, जर्म प्लाज्म थ्योरी अर्थात जनन द्रव्य सिद्धांत, मोज़ेक थ्योरी, रेगुलेटिव थ्योरी अर्थात नियमनकारी सिद्धांत, ग्रेडियंट थ्योरी अर्थात प्रवणता सिद्धांत एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी अर्थात संगठक सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू सिलेबस वी डिस्कस अबाउट प्री फॉर्मेशन थ्योरी
and theory of epigenesis. Now, प्री फॉर्मेशन थ्योरी अर्थात पूर्व रचना सिद्धांत के अनुसार माइक्रोस्कोप की खोज के पश्चात मार्सिलो मेलपिगी ने चिक एग के डेवलपमेंट का वर्णन अपनी पुस्तक डी ओवो इनक्यूबेटा में किया, जिनके अनुसार भ्रूण के विभिन्न भाग अंडे में पहले से ही उपस्थित होते हैं, जो वृद्धि के साथ साथ प्रदर्शित होते हैं। साइंटिस्ट स्वामिवर्धन ने बताया कि सेक्स सेल्स में वयस्क का छोटा प्रतिरूप अर्थात मिनिएचर फॉर्म उपस्थित होती है। प्री फॉर्मेशन थ्योरी के अनुसार एम्ब्रियो एक मिनिएचर फॉर्म में पहले से ही ओवम या स्पर्म में विद्यमान होता है। साइंटिस्ट मेलपिगी, स्वामिवर्धन, बॉनेट एंड हॉलर ने बताया कि यह सूक्ष्म प्रतिरूप अंडों में पाया जाता है, अतः इन वैज्ञानिकों को ओविस्ट कहा गया, जबकि ल्यूवेनहॉक एंड हार्स शोकर के अनुसार यह सूक्ष्म प्रतिरूप शुक्राणु के शीर्ष में पाया जाता है, अतः इन वैज्ञानिकों को स्पर्मिस्ट या एनिमल क्यूलिस्ट कहा गया। ल्यूवेनहॉक ने बताया कि मानव शुक्राणु के शीर्ष में पाए जाने वाला छोटा प्रतिरूप ह्यूमन कुलस कहलाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। द ह्यूमन स्पर्म सेल्स विथ ह्यूमनकुलस एज ड्रॉन बाय हॉर्स शोकर 1994। नाउ थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस या अनुजनन का सिद्धांत। आधुनिक टेक्निक्स द्वारा यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि स्पर्म और ओवम में किसी प्रकार की भ्रूण की सूक्ष्म प्रकृति अर्थात मिनिएचर फॉर्म नहीं पाई जाती। प्री फॉर्मेशन थ्योरी के विरोध में अनेक तर्क सामने आए, जिनमें मुख्य रूप से सेंट हिलेरी ने बताया कि मुर्गी के अंडों को मोम से ढकने पर अंडे के कवच में उपस्थित रंध्र अवरुद्ध हो जाने के कारण एबनॉर्मल और डीजनरेट चूज़ों का विकास होता है। अतः यह स्पष्ट है कि यदि अंडों में पहले से ही कोई छोटा प्रतिरूप या मिनिएचर फॉर्म उपस्थित होती तो विकृत चूहे का निर्माण नहीं होता है। विलियम हार्वी के अनुसार भ्रूण का निर्माण नर व मादा गैमिट के फ्यूजन से होता है, जिससे संतति में नर व मादा दोनों के गुण विकसित होते हैं। रेगनियर डी ग्राफ के अनुसार मैमेलियन ओवरी के सेक्शंस के अध्ययन में उपस्थित तरल से भरी हुई रचना, जिन्हें उन्होंने अंडों का नाम दिया, वास्तव में ये रचनाएं फॉलिकल थी, जिन्हें वर्तमान में ग्राफियन फॉलिकल्स का नाम कहा जाता है। CF वॉल के अनुसार अंडे में मुर्गी का कोई छोटा प्रतिरूप नहीं पाया जाता, बल्कि भ्रूण धीरे धीरे सरल प्रतिरूप से जटिल होता जाता है। कार्ल वॉन बियर ने क्या बताया कि अंडे में विभेदन परिवर्तन के दौरान होता है, और बियर के कार्य डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स के बाद प्री फॉर्मेशन थ्योरी की मान्यता पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। प्री फॉर्मेशन थ्योरी और एपिजेनेसिस थ्योरी के अतिरिक्त बियर्स लॉ, रिकैपिचुलेशन थ्योरी, जर्म लेयर कंसेप्ट, जर्म प्लाज्म थ्योरी, मोज़ेक थ्योरी, रेगुलेटिव थ्योरी, ग्रेडियंट थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी डेवलपमेंटल बायोलॉजी को समझाने में सहायक सिद्ध हुई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बियर्स लॉ के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।